लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक पास। दोनों विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में किया था पेश। जम्मू कश्मीर से जुड़े दोनों विधेयकों पर हुई चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। विपक्ष पर भी बोला हमला, कहा 370 हटाने के बाद से आतंकवाद में आई कमी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने कश्मीरी पंडितों पर भी दिया बड़ा बयान। कहा बहुत कम दामों में कश्मीरी पंडितों की छीन ली गई थी करोड़ों रुपयों की संपत्ति। जमीन दिलाने के लिए हमने बनाया कानून। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर बोला हमला। कहा धारा 370 हटने से कुछ भी नहीं बदला। आतंकवाद से जुड़े मामलों में बांडीपुरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। यूएपीए के तहत की कार्रवाई। एस्तेंगू में करीब 14 मरला आवासीय भूमि की अटैच। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया। दोनों विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था। आज दोनों बिलों पर चर्चा पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में झूठा हंगामा करने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने लोकसभा में दावा किया कि भारत सरकार के समाज के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और सभी वंचित समुदायों को आरक्षण और अन्य लाभ दिए हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं बदला है। प्राप्त जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपिया, बारामूला, हंदवाड़ा 4 नए थिएटर खुले। 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग। ये मान्यवर इंडिकेटर है। थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी, क्यों बंद करने पड़े थे मुझे बताओ ना। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई थिएटर पिक्चर देखना नहीं चाहता है, आराम से देखे जाते थे, मगर बंद करने पड़े थे। मान्यवर लगभग कहते थे कि क्या हुआ था कि 370 खत्म करना पड़ा। 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है और मैं मानता हूं ये 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार ये धारा 370 थी जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया। हकीकत यह है कि चाहे वो लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, आम तौर पे लोग जो हैं 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं। ये करगिल में भी साबित हुआ, ये जब यहाँ डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए ये उस वक्त भी साबित हुआ। अगर ये असेंबली का इलेक्शन कराते उस वक्त भी हम साबित करते कि लोग उस फैसले के साथ नहीं हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह के इसी बयान पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज वो नहीं है जमहूरियत। जमहूरियत में हमने मेहनत करनी है, काम करना है। 4 आदमी क्या करेंगे जहां पे 114 एमएलए होते हैं जो हर गांव में पहुंच सकते हैं, उनकी मुश्किल देख सकते हैं। बल्कि ये भी आपको बताऊं जो आपको पता नहीं है, अभी कमिश्नर वहाँ पे जो थे, जो ये पानी की स्कीम है जिसमें हर घर में पानी आएगा, नलके से आएगा, उसमें 3,000 करोड़ कम पैसा नहीं है,
3,000 करोड़ गायब हो गया है। उस सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने और चीफ सेक्रेटरी के सामने बोला ये, और प्रधानमंत्री को खत लिखा कि साहब ये देखिए इसमें घपला है। उसके बारे में कोई बात नहीं, बल्कि उसको उठा के फेंक दिया। फारूक अब्दुल्ला मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कई चीज़ों पर एक तरह से इल्ज़ाम भी लगाया और उन्होंने कई मुद्दों पर एक तरह से चर्चा की, क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बिलों पर जो कल चर्चा हुई थी उसका आज लोकसभा में जवाब दिया है और कई अहम मुद्दों पर, चाहे 370 की बात करें, जम्मू कश्मीर के बदलते हालात की बात करें, या जम्मू कश्मीर में अब एक जो बड़ा बदलाव आया है, इन बिलों को लेकर भी उन्होंने तफसील से एक तरह से बयान दिया लोकसभा में और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट आर एस पठानिया साहब, जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी स्पोक्स पर्सन इस चर्चा में जुड़ेंगे। आर एस पठानिया जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं आर एस पठानिया जी, पूरी स्पीच आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सुनी होगी, चाहे 370 की बात करें, 370 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात की बात करें, 370 से पहले के जम्मू कश्मीर के जो हालात थे उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। इसके अलावा जो 2 बिल जो आज लोकसभा में पास हुए हैं उस पर भी अमित शाह जी ने तफसील से बातचीत की और जो उनका फोकस था, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बहुत हद तक बदल गई है। आतंकवाद तकरीबन एक तरह से खत्म हो रहा है, पत्थरबाजी अब नहीं होती है, यहां पर अब अलगाववाद का एक तरह से खात्मा हुआ है और जो जम्मू कश्मीर की आज की तस्वीर है वो पहले के मुकाबले में बहुत बदली हुई है। पठानिया साहब जी, अबू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे आपके चैनल पे इन चीज़ों पे वजाहत करने का। तो गृह मंत्री जी ने बड़े ही डिटेल्ड अपने भाषण में और जिसमें तथ्य और आंकड़ों के साथ उसने उसको सपोर्ट किया है। डेमोक्रेसी इज ए बैटल ऑफ आइडियाज, विचारों की लड़ाई है और बैटल ऑफ आइडियाज में जिसका बेटर आइडिया है, जिसका बेटर प्रोग्राम है, बेटर पॉलिसी है, वो प्रिवेल अपॉन करता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज नहीं, 6 के 7 दशक पहले भारतीय जनता पार्टी का, बल्कि जनसंघ का उस वक्त जिसे कहते हैं एक अस्तित्व ही जब आया, तो एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। उससे भी पहले, जनसंघ से भी पहले की अगर बात करें कि मैं इसको 1946 और 47 के बीच में ले जा रहा हूं, जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक फर्मट होने की जिसे कहते हैं स्थिति और परिस्थिति में था, महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त चेताया और ये महाराजा हरि सिंह जी ने उस वक्त कहा कि जो व्यवस्था, जो कानून, जो अरेंजमेंट पूरे देश भर में वो जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर को बहुत बड़े खतरे में, बहुत बड़े एक ब्लाइंड एले में जिसे कहते लेने का आप काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये 6-7 दशकों बाद आज ये सुना है, समझा गया है और इसकी बारीकी देखी गई है। अब बाकी पॉलिटिकल पार्टी है, विशेषकर फारूक अब्दुल्ला साहब, लोगों में ड्रामा करके एक मजमा लगाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बार बार मानना, मैं फिर रिपीट करूंगा, आज तक धारा 370 का जम्मू कश्मीर से जाना तकरीबन ऑल पार्टी कंसेंसस था। मैं रेफर करूं अगर जवाहरलाल नेहरू जी का, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद कहा इसमें, जब श्याम प्रसाद मुखर्जी ने उनके साथ जब चर्चा की तो उन्होंने कहा, मिस्टर मुखर्जी, वाई आर यू अपसेट, ये खुद ही चले जाएगी। 1963 में फिर गुलजारीलाल नंदा ने पार्लियामेंट में बोला कि दिस इज ऑलमोस्ट गॉन। नरसिम्हा राव जी सदन में, पार्लियामेंट में बोले दैट घिसती घिसती खुद ही चले जाएगी उसमें। मोरारजी देसाई इसके विरुद्ध में बोले, जयललिता इसके विरुद्ध में बोली, बीजू पटनायक इसके विरुद्ध में बोले और ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं धारा 370 जाने के लिए एक ऑल पार्टी कंसेंसस था। वो दूसरी बात है कि कांग्रेस में या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल विल नहीं थी, पॉलिटिकल कंपल्शंस थी, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे। मोदी जी ने दम रखा, मोदी जी में पॉलिटिकल विल थी, ही वांटेड टू डू इट इन वन लेग और एक लेग में कर दिया। और आपके ध्यान में रहे कि धारा 370 का जो जिस शेप में 1947 या 1952 में उस वक्त उसको 1950 में उसको कंसेप्चुअलाइज किया गया, काफी सारा उसको केंद्र के कानून, केंद्र के इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में आ चुके थे, मेजॉरिटी आ चुके थे। लेकिन अब उस जिसे कहते हैं एक ऐसी धारा जो अपने आप में एक डेड लेटर थी, उस डेड लेटर का जाना जरूरी था। 5 अगस्त 2019 एक वाटरशेड है जिसमें जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकाकीकरण भारतवर्ष में हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जब एक्सपोज हैं, क्योंकि आज तक 6-7 दशकों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इवन इंक्लूडिंग कांग्रेस आल्सो, सिवाय स्लोगन के, नारों के, खोखली बातों के जम्मू कश्मीर में दे नहीं पाई। ये इनको
जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना होगा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में असमंजस, इंतशार, इसका वजह क्या थी इसमें? वाई जम्मू एंड कश्मीर टेल एंडर है पूरे देश के लिए। और ये एक डिबेट है, इसको शॉर्टकट ज्यादा लंबा ना करते हो, आप भी बार बार अपने चैनल पे बताते हैं आतंकवाद में ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ मीडिया चैनल, ना सिर्फ सरकार, पूरी दुनिया मानती है देयर इज ए कॉन्सिडरेबल इंप्रूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। आज 11-11 बजे रात को जो लोग सेल्फी वहां से श्रीनगर की पोलो व्यू से या लाल चौक से जो लोग करते हैं, वो अपने आप में एक दर्शाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थिर परिस्थिति, या शिकारा में रैली हो रही है, या टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ रहा है, या डेवलपमेंट की पेस बढ़ के आ रही है उसमें। तो जिन चीजों ने डिलीवर किया है, ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, विशेषकर फारूक अब्दुल्ला जी एक ड्रामा जिसे कहते हैं, एक करके लोगों में जिसे कहते हैं मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, लेकिन लोग ये सब जानते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर विकास पथ के पठानिया जी, आर.एस. पठानिया जी, गृह मंत्री जी ने एक बात और अपनी स्पीच में कही अमित शाह ने कि जिस वक्त कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले जा रहे थे, उस वक्त की अगर सरकारों ने सख्ती की होती, आतंकवाद के खिलाफ अगर सख्त कदम उठाया होता, तो शायद इन कश्मीरी पंडितों को जो 20-25 साल से अपने ही देश में एक तरह से दरबदर भटक रहे, ये हालत आज कश्मीरी पंडितों की ना होती। लेकिन उस वक्त की सरकारों ने दरअसल कुछ नहीं किया आतंकवाद के खिलाफ। अबू जी, 2 लीड क्वेश्चन है पिछले 7 दशकों में जिन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत की और जिन लोगों ने दिल्ली से डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर को चलाया। पहला, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजीज 1948, 1965 और 1971, 71 में 3 बार ये लोग पलायन होकर जम्मू कश्मीर में आए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और विशेषकर ईस्ट इंडिया कंपनी और जम्मू भारत देश के जिसे कहते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों ने जो स्टैंड लिया इसके विरुद्ध, वो भी उसके साथ खड़े हुए। हम इस 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करेंगे, हम एक मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, प्लूरल भारत का पार्ट बनेंगे। ये लोग देश भर में गए, प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 7 दशकों तक ना वोट डालने का अधिकार, ना सरकारी नौकरी लेने का अधिकार, ना सरकार में जमीन लेने का अधिकार। एक बात। दूसरा, आपने जो बात की भाई साहब कश्मीरी पंडितों की, कश्मीर की आइडेंटिटी ही कश्मीरी पंडितों के साथ है। एक वक्त था कि ये कश्मीरी पंडित ही जम्मू कश्मीर में थे, आज कन्वर्शन के बाद या जिसे कहते हैं इन्वेशंस के बाद या इंसेस्ट के बाद बाकी लोग भी वहां आए। ये ओरिजिनली कश्मीर, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर छोड़ के इनको जाना पड़ा। क्या क्या बुरी त्रासदी, मारा, रेप, एक जिल्लत की जिंदगी अपने देश से निकल के किस किस स्थिति और परिस्थिति में ये लोग रहे। आज जब इनके प्रतिनिधित्व की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी अगर संसद में कर रहे हैं, तो तकलीफ क्या है, असहजता क्या है, अनकंफर्टेबल क्यों है, बताए ना। देखें, आप एक तो पहले आप इस नरसंहार को रोक नहीं सके, फिर आप पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर के रिफ्यूजीज को बेसिक जो राइट्स है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, बात संविधान की बात छोड़ें, ये तो इंटरनेशनल चार्टर कहता है राइट टू वोट, इट इज एन इंटरनेशनली, एक कहते हैं एक्लेम्ड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट। आप लैंड, जमीन खरीदने का उनको, वो एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह, एक ऐसे अभी भारतवर्ष के रहने वाले, आपने भारतवर्ष के 2 टुकड़े कर दिए, एक देश मजहब के नाम के, भाई मजहब वाले देश में नहीं जाएंगे हम वो जो भारत, जो मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल, प्लूरल भारत है, हम उसका हिस्सा बनेंगे। और आपने इतनी प्रताड़ना दी उन लोगों को यहाँ पे आके 7 दशकों तक। और आज जब उनके उद्धार का, आज जब उनके जिसे कहते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो इतनी तकलीफ क्यों होती है? फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं देख रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है, किसी स्कैम को या कभी किसी आगे पीछे, अगर भाई बताइए स्कैम की बात है, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी वुड बी दी लास्ट पार्टी टू टॉलरेट कि एक पैसा भी जम्मू कश्मीर के लोगों का लिया हो, उसमें चोरी या आगे पीछे किया जाए। किसी भी ऑफिसर ने अगर या किसी भी जिसे कहते हैं एजेंसी ने उसमें चोरी की, कम आउट विद फैक्ट्स। मैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी में खुद आपके साथ धरने पे बैठूंगा, आई विल मेक इट श्योर कि इस जो भी स्कैंडल या वो भी आगे पीछे स्कैंडल है, इसका जिसे कहते हैं पर्दाफाश किया जाए। लेकिन फारूक साहब, पिछले 7 दशकों में तो जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा फ्रॉड, और एक होता है पैसे का डकैती, एक होती है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट्स की डकैती, लेकिन एक होता है विश्वासघात करना, झूठ बोलना, वोट बैंक की राजनीति करना कुछ, सुनना कुछ, समझना कुछ और लोगों में देना कुछ। इन सभी चीजों को ये हर पॉलिटिकल पार्टी, मैंने कहा आप में इसमें जिम्मेवार है। मैं आपको एक शब्द में
बिल्कुल, यानी कई मुद्दों पर, चाहे वो 370 से पहले की बात हो या 370 के बाद के इश्यूज हों, सब पर एक तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी और इस मौके पर अपोजिशन और खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टियां उन पर भी उन्होंने निशाना साधा। और इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान उमेश तलाशी जी, जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश तलाशी जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। जी जी, उमेश जी, गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरा बयान आपने सुना होगा। उन्होंने तो जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टियों और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई बड़े एक तरह से इल्जामात भी लगाए और उस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी पंडित परेशान थे, जब उन्हें कश्मीर से निकाला जा रहा था, उनका कत्लेआम हो रहा था, उस वक्त सरकारों ने अगर चाहा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। उस वक्त आतंकवाद पर अगर ब्रेक लगाया गया होता, सख्त कदम उठाया गया होता, तो आज कश्मीरी पंडितों की यह हालत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त क्यों नहीं चाहा बीजेपी सरकार ने, जो सेंटर में सरकार बीजेपी की थी, वीपी सिंह साहब को सपोर्ट कर रहे थे, तो चाहना चाहिए था इनको। क्यों ये चुपचाप तमाशा देखते रहे उस टाइम दिल्ली में? बिल्कुल सही बोला उन्होंने, उस टाइम बीजेपी सरकार ने क्यों चुप्पी साधी। नहीं तो कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। जी जी, नहीं, कश्मीर में तो सरकार ही नहीं थी उस टाइम पे, कश्मीर में तो सरकार ही नहीं थी जनाब उस टाइम। ये तो नहीं, पठानिया जी जवाब देंगे, वो बेहतर जानते हैं जी। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे और दिल्ली में सुनिए, सेंटर में सबसे पहले जो साहब को सपोर्ट करती थी बीजेपी, बाद में उस टाइम पे तो ये तमाशा देखते रहे। भाजपा सरकार में नहीं थी, भाजपा इल्जाम तो इनको लगाने का काम है, इल्जाम लगाना, लेकिन उस टाइम तो ये तमाशा देखते रहे ना। क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया इन्होंने? कश्मीरी पंडितों का पलायन कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ केंद्र में। मेरी बात सुन ले, फैक्ट्स को स्पष्ट सुन ले। हाँ, ये आप कह सकते हैं मुझे कि वीपी सिंह साहब की सरकार में भी उनका पलायन के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाएगी, लेकिन वीपी सिंह साहब की सरकार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े से वक्त किसका था वीपी सिंह साहब को, किसका सपोर्ट था? पठानिया साहब सुन ले भाई, बड़े थोड़े से वक्फे के लिए बाहर से समर्थन जरूर दिया था। वी वर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वी वर नॉट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट डू यू मीन यू वर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? लॉ एंड ऑर्डर आप जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के लिए पीडीपी से समर्थन खींच सकते हैं, तो आप वीपी सिंह की सरकार नहीं गिरा सकते? कैसी बात करते हैं यार? आपने बहुत बड़ा पॉइंटर यूनियन होम मिनिस्टर ने पिन पॉइंट करके आपने दिया है कि भाई साहब आपने उनके माइग्रेशन को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑज एंड क्वेश्चन, वो कहते हैं ना, पूछता है भारत, आज भारत आपसे पूछ रहा है, भारत का कनकन। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उस टाइम सरकार में ही नहीं थी। ठोस कदम तो आपको उठाने चाहिए थे। साहब का दौरान हुआ 1990, आप 1990 छोड़िए, 2014 से 2023 तक कौन से ठोस कदम उठाए गए कश्मीरी पंडित की माइग्रेशन को लेके? वो गिनाइए मुझे, एक कदम गिनाइए, कौन से स्टेप्स उठाए गए, कौन से स्टेप्स उठाए गए? उमेश जी, माइग्रेशन तो हो चुका था। आज उन्होंने बोला है ये रिलीफ के नाम पे, नौकरी के नाम पे, उनको सेपरेट हटमेंट्स देने के नाम पे, अकोमोडेशन के नाम पे, किसने? कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने। संसद में बोल रहे हैं। देखिए, संसद में बोला जा रहा है, पार्लियामेंट में मैं आपको पठानिया साहब रिक्वेस्ट सुनिए, मैं बड़ा पॉलिटिकली अवेयर आदमी हूँ, मैं बड़ा पॉलिटिकली अवेयर आदमी हूँ, हिस्ट्री जानता हूँ। आप मुझे मत बताइए सरकारी नौकरियां और हटमेंट्स और रिलीफ, ये सब यूपीए सरकार की देन है, आपकी देन कुछ भी नहीं है। आपके गृह मंत्री साहब जम्मू कश्मीर आते हैं, जम्मू आते हैं, नगरों तक जाते हैं, आईआईटी को इनॉग्रेट करते हैं, कश्मीरी पंडित से नहीं मिलते, 3 विजिट्स करते हैं, कश्मीरी पंडित से नहीं मिलते। जी ने तो आप तो मुझे मत बताइए ना कि आपके कोई स्टेप्स है तो फारूक गिनाइए अब्दुल्ला मुझे। से पूछा है कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ एक वर्स्ट कार्य जम्मू कश्मीर की धरती पे हो रहा था, पहले आपकी सरकार थी और उसके बाद जब आपकी सरकार गई, आप लंदन में सैर और सफारी करते रहे। यू आर ए क्वेश्चन, देखिए वो तो आपका जम्मू कश्मीर, आप लंदन में सैर सपाटा करते जान नहीं बचा, पहले सरकार में बैठ के आप तमाशा करते थे, बाद में लंदन में सैर सपाटा करते रहे। देखिए सवाल ये है, क्वेरी ये है जो आप पे, दिस इज द पॉइंट वी नीड टू आंसर। नहीं है 90 में संसद में आपके लिए बोला गया, 90 में प्लान हो गया जी, आपके लिए बोला, कम टू द पॉइंट, प्लान हो गया और आप तमाशा देखते रहे। पार्लियामेंट में आपके लिए बोला गया है, आप एक्सेप्ट कीजिए कि 90 में पलायन हुआ, बीजेपी तमाशा देख रही थी, कश्मीरी पंडितों को एक इलेक्शन फॉर्डर के तौर पे यूज किया जाता है। कहीं भी इलेक्शन हो, कश्मीरी पंडित के नाम पे बीजेपी वोट मांगना शुरू करती है, और इससे ज्यादा कश्मीरी पंडित की कोई वैल्यू नहीं है बीजेपी की। आंसर कर रहे हैं, भाजपा सबसे बुरी पार्टी होगी। मैं कह रहा हूं भाजपा में 100 गलतियां होंगी,
अमित शाह जी ने संसद के पटल पे जो लीड क्वेश्चन बोला, मैं फिर तीसरी बार उसी सवाल पे आ रहा हूँ। और अब कह रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे जी, इनको नॉमिनेटेड नहीं मुझे बताइए ना, ये क्या है, नॉमिनेटेड एमएलए बनाएंगे, मतलब और डिसएम्पावर करिए, कोई पॉलिटिकल सिक्योरिटी मत दीजिए इनको, और डिसएम्पावर कीजिए। you take to stop the migration of Kashmiri Pandits from the valley of Kashmir, and once your सरकार was dismissed, उसमें गवर्नर रूल बना, आपने सीधा इंग्लैंड का पठानिया साहब मेरी बात सुनिए, स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ, सुनिए स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स मत बताइए मुझे। 2021 में दोबारा पलायन हुआ कश्मीरी पंडित्स, आपने क्या किया? जब आपके वॉच में, जब आपकी सरकार है सेंटर में, अब 2021 में वापस कश्मीरी पंडित जो माइग्रेटेड एम्प्लॉइज थे वो वापस पलायन करके जम्मू आए, तब भी आप देखते रहे। 1990 में आए तब भी आप देखते रहे। हाँ, फिर आपने क्या किया कि 90 में जी फारूक अब्दुल्ला साहब थे, जनाब 90 में तो सेंटर में आप थे, 222 में तो आप थे, बताइए क्या किया, कैसे 8 महीने, अच्छा ऊपर से तनख्वाह भी बंद कर दी लोगों की। क्या बात करते हो पठानिया साहब, आप सच्चाई जानते हैं, अभी हंस रहे हैं आप, क्योंकि मेरा विनम्र निवेदन है। चलिए ठीक है, देखिए सच्चाई दोनों लोग जानते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बताना चाह रहे। लेकिन आज जो बयान लोकसभा में अमित शाह जी ने दिया है, इस पर जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियों और खासतौर से अपोजिशन, उन्हें एक तरह से सोचना होगा। हालांकि अपोजिशन पार्टियों का रिएक्शन भी इस पूरे बयान पर आ रहा है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आर एस पठानिया जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। उमेश तलाशी जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए महासंग्राम 2024 में फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच समन्वय की कमी से इनकार किया है। सीएम सुक्खू ने सभी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाने के लिए मीडिया पर भी उन्होंने सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश सरकार अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से बात की है और उनके साथ विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी फर्जी आरोप लगाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह में पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। और चलिए शिमला से हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, क्योंकि लगातार विपक्ष तो मौके की तलाश में रहता और इस बार विपक्ष को एक तरह से मौका मिला और विपक्ष बता रही कि सरकार का 1 साल जरूर हो रहा है, लेकिन सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और इसके अलावा कांग्रेस संगठन में ये तालमेल की कमी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने आज जिस तरह से बयान दिया है उसके बाद फिलहाल इन खबरों पर जो है पूरी तरह से, एक तरह से यूं कह सकते हैं कि कुछ समय तक के लिए विराम जो है मुख्यमंत्री ने खुद लगाया है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो संगठन है, सरकार है, उनके बीच तालमेल है। इसी के चलते ये जो है बैठक कल यानी 7 दिसंबर को रखी गई है। यहाँ राजधानी शिमला में जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, राजीव भवन, यहाँ पर एक बैठक रखी गई है। सभी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे, जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, ब्लॉकों के अध्यक्ष रहेंगे और जो अग्रणी संगठन है उनके जो नेता हैं वो जो प्रमुख हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। और सभी को इस कार्यक्रम को लेकर जो 11 दिसंबर को होना है, इसको लेकर अहम जिम्मेवारियां दी जाएंगी। तो फिलहाल मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब ये जो है इन सारी खबरों पर मुख्यमंत्री ने खुद ही विराम लगाया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ से खुद दिल्ली रवाना हो गए हैं। कल अब देखना होगा कि बैठक में कौन कौन पहुंचता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उन्होंने खुद इस मुद्दे पर जो है जो पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनसे बातचीत उन्होंने की है और काफी विस्तार से बातचीत हुई है। कल अहम जिम्मेवारियां जो है संगठन के लोगों को जो 11 दिसंबर को कार्यक्रम होना है उसमें दी जाएगी। अबू बिल्कुल, जिस तरह से रणवीर देखा जाए कि अपोजिशन और ख़ासतौर से सरकार में लगातार बयानबाजी होती रहती है, लेकिन सीएम सुक्खू के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में जो उनको बीजेपी के इस आरोप के बाद बयान देने की ज़रूरत पड़ी है, क्या वाकई में संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्योंकि बयानबाजी तो आमतौर से हुआ करती है, लेकिन उस बयानबाजी पर अगर आप जवाब देते हैं, आप सफाई देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
बिल्कुल, अंदर खाने ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि भले ही मुख्यमंत्री मीडिया पर ये लगाए कि कुछ खबर फैलाई गई, लेकिन ये बातें प्रतिभा सिंह ने खुद कैमरे पर आकर कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, सवाल भी उन्होंने उठाए हैं कि सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं है। ये भी उन्होंने कहा है कि संगठन के द्वारा ही सरकार बनती है। ये प्रतिभा सिंह के बोल हैं। तब तक जो है कोई बैठक इस तरह की निर्धारित नहीं थी। जैसे ही प्रतिभा सिंह का बयान आया, उसके बाद 24 घंटों के भीतर जो है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सूचना दी गई, मीडिया को भी इसकी जानकारी दी गई कि 7 दिसंबर को सुबह एक बैठक इस पर आयोजित की जाएगी। बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो विधायक दल की बैठक पिछले रविवार को यहां शिमला में हुई थी, मुख्यमंत्री ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। जाहिर सी बात है कि सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने को लेकर यह बैठक थी, तो ऐसे में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को ना बुलाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। तो अब जाहिर सी बात है कि जो अब तक ये देखा गया शुरुआत से लेकर अब तक, उसमें तनातनी जो है संगठन और सरकार के बीच में कई बार कई मौकों पर सामने आई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है रणबीर की कोई बात इस तरह से आम नहीं हो जाती है। कुछ तो कमी रही होगी और कुछ तो चीजें होंगी जो एक तरह से पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन कुछ तो होगा जिसकी एक तरह से पर्दादारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।